बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल फ्रंट के साथ मैं हूं हसन बेग। बजट की आमद है और लोगों के मसले मसाइल भी बढ़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मिडिल ईस्ट वार की वजह से आयल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं और आयल प्राइसेस पे रही सही कसर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाली हुई है, क्योंकि उन्होंने लेवी पे लेवी, पेट्रोलियम लेवी, डीजल लेवी और वो डाली हुई हैं, जिसकी वजह से लोग जो है ना गरीब बड़े परेशान होते हैं। चलें, लास्ट वीक तो 22 रुपए का कम किया है गवर्नमेंट ने, तो एक रिलीफ फील हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो लोगों के हालात हैं वो इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि ये जो बजट आ रहा है, वैसे तो रोज़ ही बजट आते हैं, सारा साल बजट आते हैं और कभी मिनी बजट आ जाता है। अभी ये हफ्तेवार अगर आयल प्राइसेस चेंज हो रही हूँ तो इसका मतलब है कि फिर बजट की कोई पता नहीं कितनी कोई हैसियत रह जाती है। लेकिन हकीकत बात ये है, फिर भी एक डॉक्यूमेंट है जो सालाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेश करती है, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं, और वो बजट जो है वो इंडिकेटर ज़रूर होता है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। उस बजट के थ्रू पता चलता है कि कितने नए टैक्सेस आ रहे हैं या टैक्सेस का कोई रिलीफ भी मिल रहा है कि नहीं। हमारे जैसे मुल्कों में रिलीफ कम ही मिलता है। हकीकत बात ये है कि हमारी जो मईशत है वो उसको संभालने की ज़रूरत होती है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा इन चक्रों में रहती है कि IMF को खुश करना है, बाहर की पार्टी को खुश करना है। कर्ज़े हमने इतने ले लिए हैं कि अब हमारी जान नहीं छूटती उन कर्ज़ों से, और IMF का कर्ज़ा लेके तो हम अपनी हमेशा कहते रहते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का दूसरा मतलब ये होता है कि आप टैक्सेस बढ़ा दें। रिफॉर्म्स का दूसरा मतलब ये होता है कि और ज़्यादा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करें, और रिफॉर्म्स का दूसरा मतलब ये होता है कि फ़िस्कल पॉलिसी आपने बहुत ही यानी टाइट करके रखनी है, सो दैट कि टैक्सेस ज़्यादा हैं और आप अपनी चीज़ें जो है ना संभाल के चलें। ये बातें कोई इतनी बुरी नहीं होती जो यानी डॉक्टर एडवाइस कर रहा होता है। अगर IMF को हम एक डॉक्टर के तौर पे ले लें तो कोई बुरी नहीं होती, लेकिन हकीकत बात ये है कि वो बहुत दफ़ा अवाम, हमारे जैसे लोग जो हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रोज़ बरोज़ जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी होती हैं। उससे ज़्यादा हकीकत बात यह है कि ज़ाहिर है जब भी कोई पॉलिसी बनेगी तो 3 शोबे होते हैं जिसमें कोई ना कोई पॉलिसी बननी होती है। एक ज़राई शोबा है, जो ज़राअत पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है हमारा, दूसरा इंडस्ट्री है, सनत व तिजारत है, और तीसरा हमारी खिदमात का शोबा है यानी सर्विसेज का। तो अब इन तीनों के मुतालिक जब भी आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, टैक्सेस वगैरह लगाएंगे, तो आपको ज़ाहिर है एक वे फारवर्ड देना होता है। गवर्नमेंट को एक वे फारवर्ड इस बजट में मुतय्यन करना होता है। अब देखना ये है कि इस बजट में क्या चीज़ आती है, और अभी तो खैर 2 दिन हैं, 2 दिन बाद पता चलेगा। सर्वे ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा 4 जून को, 5 जून को शायद बजट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन अभी हम बिफोर टाइम बात कर रहे हैं, स्पेकुलेट ज़्यादा करेंगे और हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और बात भी करनी थी कि जहाँ पे हम इतने सारे प्रोग्राम करते रहते हैं मईशत पे, उसमें हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं और इंटरनल सिचुएशन की बात करते हैं। हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो हमारी दहशत गर्दी के साथ वास्ता पड़ा हुआ है पिछले 20-25 सालों से, और वो जान नहीं छूट रही, अभी भी है। और इसी तरीके से हमारे इंटरनल दूसरे जो सिचुएशंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसले मसाइल चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहरहाल चीज़ें सीधी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। जिस तरह इकानमी को तरक्की करनी चाहिए, जिस तरीके से आगे आना चाहिए, वो कम अज़ कम उस तरीके से हमारे उसके प्लान के मुताबिक चलती नहीं है। उस पर भी हम बात करेंगे। इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है। हमारे साथ डॉक्टर अख्तर शाह साहब हैं, माहिर मईशत हैं, PhD डॉक्टर हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, प्लानिंग कमीशन में मेंबर के तौर पे काम करते रहे हैं। आप अक्सर मेरे साथ देखते होंगे। वेलकम टू द शो जी। और उसके साथ आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका से हमारे दोस्त आए हुए हैं, जावेद राठौर साहब तजियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, और उनसे हम पूछेंगे। उनका AJK से ताल्लुक़ है, तो आजकल आप लोगों को मालूम है कि GB में इलेक्शन होने जा रहे हैं और AJK में भी काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना टेंस है। वहाँ पे भी कोई अवामी एक्शन कमेटी इन एक्शन है, उससे रिलेटेड और इकानमी से रिलेटेड बात करेंगे। वेलकम टू द शो जी राठौर साहब, बहुत मेहरबानी आपने टाइम दिया। और हमारे साथ जूम पे अवेलेबल हैं डॉक्टर बशारत हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं, बहुत पढ़े लिखे और माशाल्लाह उनका एनर्जी पे और अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा उनका काम भी है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब।
सबसे पहले अख्तर शाह साहब आपके पास आएंगे। सर ये फरमाइए कि ये बजट कोई आने वाला है, अभी तो बिफोर टाइम हम बात कर रहे हैं, वैसे शायद करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आपको मालूम है हर चैनल हर बंदा जो है ना कंसर्न है और वो बात भी कर रहे हैं। तो बजट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या होना क्या चाहिए बजट में? ये बड़ा बुनियादी और अहम क्वेश्चन आपने किया है जी। इस वक्त लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है, हर एक ये सोच रहा है कि क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एक रियल डाटा बेस्ड पॉलिसी बनाना चाहती है तो नंबर 1 असूल ये रखें कि माजी की जो गलतियाँ उन्होंने पिछले बजट में की उनको रिव्यू करें और उसके मुताबिक आगे नए टैक्सेस या नए रिलीफ्स जो भी देने हैं बनाएं। टैक्सेस पे इनका कुछ चारा कार ही नहीं है। आपको पता है 15,000 खरब से ज़्यादा का एस्टिमेट है, अभी जो नया आ रहा है वो तो फिगर्स आ चुकी हैं और IMF ने ऑलरेडी कह दिया हुआ है। इसका मतलब है नए टैक्सेस लगेंगे, नई एग्जम्पशंस ख़त्म होंगी और गुर्बत जो है ना माशाल्लाह मेरे ख्याल ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा आपको नहीं लगता? क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। देखें है बहुत कुछ। ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जब ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसी बनाएंगे तो वाकई जिस तरह आपने कहा जी 15.7 का आपको ट्रिलियन का फिगर मिल गया वो आ रहा है और आपने ये चल रहा है। आपको मालूम है FBR का लास्ट जो बजट था 864 बिलियन का शॉर्ट फॉल है और उसको पेट्रोलियम लेवी, डीजल लेवी और उन लेवीज की शक्ल में हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो ऐसा ही होगा। देखें जब आपकी प्लानिंग जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर होगी, प्लानिंग आपकी सेल्फलेस नहीं होगी, एक पीछे एक आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप या जो भी है वो पर्सनालिटी बैठी होगी, तो एट द सेम टाइम आपके ग्राउंड पे जब वो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसको अनफोल्ड करते हैं आप, तो वो क्या होता है वहाँ अपने रेंट सीकर बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही होगा पकड़ के आपने बड़ी अच्छी आपने टर्म यूज की है रेंट सीकर्स वाली। बात यह है कि हकीकत बात यह है कि हम तो सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री रेंट सीकिंग से भरी हुई है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था कि इन्हें ये चाहिए। अच्छा एक और भी बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज तो होती है ना रिएक्शनरी मोड में कि जी फलां को बराबर करना है या फलां चीज़ें वो फलां आगे निकल गया मैं पीछे रह गया। बिल्कुल। अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको ये देखना है कि इकानमी में डिमांड क्या है, आपके लिए चैलेंजेस क्या बन रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका 30 साल से कम उम्र के 16 करोड़ लोग हैं। अब उनको आपने एब्जॉर्ब करना है, प्रोडक्टिविटी लेवल ऊपर लेके जाना है। नहीं शाह साहब उस पे आते हैं। मैं सिर्फ 1 by 1 आ रहा हूँ ना। एक आपका पहलू ये है, दूसरा आपका पहलू यह है कि आपने लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनको रीजनरेट करना है, एक्टिवेट मोबिलाइज करना है, तो आपको रियल एस्टेट का सेक्टर बनता है। नहीं शाह जी सबसे पहले तो ये आ रहा है कि 19% वो कहते हैं सेल टैक्स लगा दें। आपको मालूम है कि दुनिया भर में ये तो 15% भी सेल टैक्स नहीं होता, ये करते करते 17-18% पे अब 19% होगा तो हर चीज महंगी हो जानी। जी मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ। हाँ मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ सेक्टर को टारगेट करना होगा, फिर जो आप अपनी आसानी के लिए कंफर्ट जोन कि आपने एक बटन दबाया, आपने इस बेंचमार्क से उठा के ऊपर ले गए, जिस तरह GST की आप बात कर रहे हैं। अब GST में आपने तो एक बटन दबाया, आपकी कौन सी कमाल है। अगर साबुन की टिक्की पे भी टैक्स लगा रहे हैं और वो गरीब भी यूज कर रहा है और या चीनी है या जो भी एक आपका आइटम है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मैं नहीं समझता ये कोई वाइज पॉलिसी है। ये IMF की डिक्टेट्स है, आपका तो चारा कार ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। नहीं मैं अगेन डिसएग्री करूंगा। ठीक, प्रॉब्लम हमारा अपना है। ठीक है। देखिए IMF को फर्ज किया आप जीरो कर दें, आपकी रेंट सीकिंग खत्म हो जाएगी, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। क्या आपकी इकोनॉमी इस तरह की रॉकेट की तरह फ्लाई करना शुरू कर दी? नहीं होगा, नहीं हुआ। हाल दो कि आपने 25 प्रोग्राम IMF के लिए हैं और ऑलवेज आपको जब आप स्ट्रेचर पे गए हैं तो जब ये खत्म होगा वो कहते हैं एक और की तैयारी शुरू हो जाएगी। तैयारी शुरू हो गई आपकी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन तक आप पहुंचे, आप ग्रोथ तक जा नहीं सके क्योंकि इंटरनेशनल ऐसा फिनोमेना आ गया। लेकिन मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम आपके घर में है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जावेद राठौर साहब। बात ये है कि वो फराज साहब का एक शेर है कि फराज अपनी बर्बादियों का सबब
ना आप लोग हैं और ना जब लोग थे। हकीकत बात यह है कि IMF हमारी बर्बादियों का सबब नहीं है। हकीकत बात यह है कि ये जो वर्ल्ड बैंक, हम खुद ही जाते हैं ना उनके पास। लेकिन बात आपसे ये पूछनी थी, आप अमेरिका से आए हैं, यहाँ का बजट भी आप ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान से बहुत कंसर्न होता है। आई एम श्योर कि आप भी बहुत कंसर्न है। यहाँ बजट आ रहा है और हर साल जब बजट आता है तो यहाँ पे टैक्सेस और बढ़ जाते हैं। जैसे IMF कहता है अब उसने तो रिकवरी करनी है, ये जो जनरल सेल टैक्स है इसको 19% करें, ये आ रहा है मतलब रिपोर्टेडली। अभी तो ज़ाहिर बजट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आप अगर कंपेयर करें अमेरिकन बजट को, जो वहाँ पे बजट आ रहा होता है, वो चाहे स्टेट का बजट है या मतलब फेडरल बजट है, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे विद दी पाकिस्तानी बजट? वहाँ तो IMF का कोई अमल दखल नहीं है। देखें, वो अमेरिका से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप देखें कि अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, ठीक, उसका बजट है $120 बिलियन और पूरे पाकिस्तान का बजट है $62 बिलियन। और हमारे पास जो रिजर्व पड़े हैं, जो अपने रिजर्व है, मेरा ख्याल है 2-4 बिलियन है, बाकी इधर उधर के मांग के बनाए हुए हैं, हमने रखे हुए हैं। तो बजट तब बनाते हैं जब आपके पास जो कैश पड़ा होता है तो आपने उसके मुताबिक प्लानिंग करनी है। तो अब अपने पास है ही कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ टैक्सेस की जो हम भरमार करते रहते हैं, उधर भी बहुत टैक्सेस सुना है, अमेरिका में भी बहुत टैक्सेस। देखिए, बजट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुल्क का रेवेन्यू कैसे आता है। राइट, मुल्क का रेवेन्यू एक तो आपका टैक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा जो है आपका जो ज़र मुबादला आता है वो आपकी एक्सपोर्ट से आता है। जब मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ही ना हो, इंडस्ट्री ना हो, तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? सही। और फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको आप प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, वहाँ बिजली के रेट्स इतने ज्यादा हैं कि वो कम्पीट ही नहीं कर सकते, एनर्जी कास्ट ही इतनी ज्यादा है, इसी वजह से इंडस्ट्री यहाँ से चली गई, तो वो ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा। फिर जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत करती है, बस उसकी सपोर्ट है, उसके अलावा तो आप वो भी थोड़ी सी हमारी अब तो डिस्टर्ब हुई है, ये यूई के ये मिडिल ईस्ट वार है ना, उसकी वजह से वो भी डिस्टर्ब हो गई है। तो अब आपके जो एवेन्यूज हैं इनकम आने के, वो सारे जो है बहुत लिमिटेड हो गए हैं। और अब ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी जो चीज़ है करने वाली, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है या मुल्क को जो चलाने वाले हैं, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए और कैपेसिटी और विल होनी चाहिए कि आप जो है ना ड्रास्टिक रिफॉर्म्स लें। जब तक आप ड्रास्टिक रिफॉर्म्स नहीं लेंगे, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप कभी बजट सही बना ही नहीं सकते। जो कुछ भी हो रहा है अनफॉर्चुनेटली वो फायर फाइटिंग वाला है कि आग लगी है, आग बचाओ। वो रिएक्शनरी मोड में जो डॉक्टर अख्तर शाह साहब कह रहे हैं, जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। इन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने इशारा किया कि 16 करोड़ यूथ है, उनको आप रोजगार दें, बजाय इसके कि आप वो आपका एसेट है, उस एसेट को आप यूटिलाइज करें। लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज नहीं कर सके। हमारी जो अफरादी कुव्वत है और दहशतगर्दी की जगह वो भी इफेक्ट हुए हैं। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा मिनरल जो हैं या ये रिसोर्सेज जो हैं नेचुरल बलूचिस्तान में, वो भी डिस्टर्ब है, KP में है थोड़े बहुत, वो भी डिस्टर्ब है, और बाकी पंजाब और सिंध रह गए। बात ये है कि वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन डिस्टर्ब क्यों है? हमारी पॉलिसीज की वजह से। क्या हमारी जो पॉलिसीज होती रही हैं तो उनसे हमने लर्न किया कि पॉलिसीज के अंदर जो डिफॉल्ट थे या उनके रिपरकशंस हुए हैं उनसे हमने सीखा? लेकिन राठौर साहब आपको मालूम है कि ये जो अफगान वार शुरू हुई थी ना, कसम से हमने नहीं शुरू की, ये रशिया ने उधर अफगानिस्तान में आ गया, उधर से अमेरिका आ गया, कोल्ड वार चल रही थी, हम तो वैसे ही फंस गए। अब दूसरी वार शुरू हो गई तो हम तो फंस ही रहते हैं, चले आते हैं, हम खुद फंसना चाहते हैं, बाज़ औक़ात तो ये होता है आते हैं, हम खुद फंसना चाहते हैं। डॉक्टर बशारत हसन साहब, सर ये बात कर रहे हैं हम बजट पे और बजट की प्रायोरिटीज़ पे कि बजट कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये चूँकि बिफोर टाइम है, बजट में होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? आप एनर्जी के भी एक्सपर्ट हैं और अदरवाइज भी आपने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं, क्लाइमेट पे भी आपका बहुत सारा काम है। सर फरमाइएगा कि क्या होना चाहिए इस बजट में आपके ख्याल में? देखिए जी, बात यह है कि जो भी ये गंदा फिगर्स का आपके सामने रखते हैं, ये 90% झूठ होता है। जो ये रिलीफ देते हैं वो देते हैं 7 लाख फौज, 10 लाख के करीब आपके फेडरल मुलाजमीन, 10 लाख आपके प्रोविंशियल मुलाजमीन हैं सारे मिला के, तो 50 लाख भी टोटल नहीं बनते, 30-40 लाख जिनको ये रिलीफ देते हैं, जिनकी ये तनख्वाहें बढ़ाते हैं। 25.5 करोड़ आपकी आबादी। वो भी खबरें कोई सही नहीं आ रही, वो कहते हैं 10% बढ़ेगा, पता नहीं कम बढ़ेगा, वो भी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे भी। अगर कुछ भी बढ़ाएंगे तो वो सिर्फ इस तबके के लिए बढ़ाते हैं जो
25, 30, 40 लाख, 50 लाख मैक्सिमम है। ठीक। इसकी तनख्वाहें बढ़ा देंगे। जब से ये गवर्नमेंट आई है 3-4 साल हो गए इसको, 65% बढ़ा चुकी है। उस तबके की जो सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे ज्यादा नाअहल है, उसको ये सारा रिलीफ देते हैं। और जो 25 करोड़ अवाम है, इसके अलावा इस 50 लाख के अलावा उसको सिर्फ महंगाई मिलती है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपकी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, वो लोअर मिडिल क्लास बन गई है। सही। और पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। और जो लोअर क्लास थी, वर्किंग क्लास से इंग्लैंड में कहते हैं, वो तो खत्म ही हो गए। वो तो बेचारे सिर्फ उनका भीख मांगने में गुजारा है, या कोई खराब दे दे तब वो रोटी भी खा सकते हैं। जिस दिन इन्होंने डिक्टेटर मुशर्रफ साहब को हटाया था तो 13 रुपए किलो आटा था। बाद में जो जमहूरी हुकूमतें आई हैं हमारी, जिसका बहुत हम लोग ख्वाहिश रखते हैं, 3-4 जमहूरी हुकूमतें आई हैं 2008 के बाद से, जब से डिक्टेटर को निकाला है, तो 13 रुपए किलो वाला आटा जो है 170 रुपए किलो कर दिया है। खाली पानी के साथ रोटी नहीं खा सकता गरीब। राइट, एग्जैक्टली। कितना आपने उससे छीन लिया है। आपने अभी IMF कह रहा है कि GST जो है आप 19% कर दें। 37 रुपए लीटर था जैसे मुशर्रफ गया है, राइट। आज 370 रुपए लीटर है, 10 गुना बढ़ा है। ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में दूध जो है फ्रांस से ज्यादा महंगा है। बिल्कुल ठीक। आपके बच्चों को आप दूध नहीं पिला सकते, उनको प्रोटीन नहीं किसी किस्म की दे सकते, उनको आटा नहीं दे, रोटी तक नहीं दे सकते, तो फिर कंट्री ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। तो जो बजट आना चाहिए वो इस तबके के लिए आना चाहिए, मिडिल क्लास। बिल्कुल ठीक, मिडिल क्लास के लिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर आपके पास, आपके ख्याल में जैसे आप यंगस्टर्स की भी बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे उस सेक्टर को जो है ना वो करना चाहिए, आपके ख्याल में अब हम उसी बात पे आते हैं जो राठौर साहब भी बात कर रहे थे कि किस किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, जहाँ पे जाके रिलीफ देना चाहिए, सो दैट कि उनको कोई इंसेंटिवाइज़ करें, वहाँ से कोई चीज़ें, कोई रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ से टैक्सेस लें, वहाँ से कोई ये जो है ना ग्रोथ का मॉडल आए। कौन कौन से सेक्टर्स आप के ज़हन में? हाँ जी, ये बुनियादी क्वेश्चन है आपका जी। देखें, इस वक्त हमने इसको मैपिंग करनी है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, और उनको हमने किधर किधर एक्टिवेट करना, मोबिलाइज करके, और उसके बेस पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल ठीक। आपको नंबर 1 ये करें कि आपको यूथ के हिसाब से कि 16 करोड़ लोग आपके, उसमें से मैक्सिमम रस्टिंग हो रही है। राइट। खाली रस्टिंग नहीं, बहुत सारी इस पे बातें हैं, लेकिन मैं उस तरफ अभी नहीं जाता। रिएक्शनरी और आपका 9 मई वाला वाक़या भी बेसिकली वन ऑफ द रीज़न उसमें बनता है। अच्छा, उसको आपने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ऐसी एक्टिविटी या सिस्टम बनाए, उसमें लोकल आपकी डोमेस्टिक जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सही, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उनके लिए आपको ऐसी फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट देना है ताकि वहाँ पे वो मोबिलाइज हो और उनको एब्जॉर्ब करें। राइट। पैरेलल टू इट फिर भी आपका काम नहीं चलेगा। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप 6.5 से ऊपर भी चले जाएं, इवन देन मैं ये समझता हूँ करंट जो स्टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ आपके पास पड़ा है, और हर साल आपके पास 40 लाख उसके अंदर एडिशन हो रही है, तो उस लिहाज से आपको अगेन इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाना है। ठीक। तो आप ई-कॉमर्स की तरफ जाएं, उनको फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट दें। अनफॉर्चुनेटली माजी में जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि ये हुआ कि इन्होंने, आई एम शॉक्ड कि कैसी पॉलिसी बनाई कि ई-कॉमर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। और भाई, मार्केट प्रोड्यूसर चाइना का है, मार्केट की डिमांड अमेरिका में है, आपका बंदा शुक्र करो यहाँ बैठ के अगर वो मैनेज कर रहा है, अर्निंग कर रहा है आपके लिए, उसके ऊपर भी पकड़ के टैक्स लगा दिया। क्या बात की आपने। अब उन्होंने क्या किया, वो दे आर वेल इक्विप्ड, वो आपसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मतलब कॉम्पिटेंट हैं। राइट। उन्होंने क्या किया, इंटरनेट के इश्यूज जहाँ पे इंटरनेट के आपके वो डेप्थ उस तरह की मिल नहीं पा रही, आपकी कंसिस्टेंसी का इशू है। अब उनको चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है कि ताकि आप करें, तो वो ये हो गया कि वो फ्लाइट कर गया आपके जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल था। आज भी आप जाते हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई लेवल पे जा रही है, अनलेस अनटिल आप इनोवेटिव सोल्यूशन पे नहीं। ये आईटी वाले बच्चे तो बाहर उनको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, यहाँ पे पेमेंट के इशू शुरू हो जाते हैं, उन गरीबों को तो कई मसले मसाइल हैं। मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें तो इनका कन्वेंशनल मोड, अगर मेरी सिर्फ जो स्ट्रेटजीज मैंने देनी है यहाँ SME डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें तो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस फ्लरिश होंगे।
आप अगर जिस तरह बड़ा अच्छा एक पहलू आपने हाईलाइट किया था कि जी आपके पास मिनरल की बात की, तो मिनरल सेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें तो आपका जीबी, आपका कश्मीर, आपका बलूचिस्तान, साउदर्न पंजाब और आपका अपर सिंध, ये सारे उस पॉलिसी से रीएक्टिवेट हो सकते हैं। आपकी लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होंगी। आपके पास अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीपेक है, डिमांड साइड इंटरनेशनली इतनी आई है, तो आप ये सिस्टम दे के तो एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूँ मल्टी टाइम ये एक्सपोर्ट इस सेक्टर में जाएगी। तीसरा आपका ये है कि मैं कहता हूँ मेरी वो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लें, 10 बिलियन ट्री फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी। उसमें मैंने ये कहा है कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट जा रही है क्लाइमेट चेंज की तरफ, हर एक परेशान है क्या होगा, किस तरह होगा, तो आपके पास इतनी हम खुद भी इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग हो रही है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। आपके बहुत सारे जो लोग हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पे बेसिकली कास्ट बहुत हाई है। अगर वो कार्बन क्रेडिट खुद प्रोड्यूस करते हैं या खुद अपने लेबर को लाएंगे तो दे विल प्रेफर के उनको पाकिस्तान या किसी और से खरीद लें ट्रेडिंग। तो आपके पास यूथ पड़ा हुआ है, आपके पास स्पेस है, मिनरल पड़े, मतलब आपके पास उस सिस्टम में उनको चीजें क्लाइमेट रिलेटेड, आप वो कार्बन क्रेडिट जो है वो चेंज करने के लिए एक्सचेंज करें उस मार्केट में। फिर आप अभी आपने 2.5 रुपए पर लीटर तो देखे ना वो लगाया हुआ है कार्बन जो है ना। जी मैं अब सोलर की तरफ आते हैं। तो सोलर आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको कम्पीट कर सकेंगे और एट द सेम टाइम और ईवी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वो भी अब आपको पता है कि ये सोलर पैनल्स पे भी और ईवी का भी सुना है, कहा तो यही जा रहा है। अभी सर्वे आप आगे बजट आता है तो पता चलेगा, उन पे भी कोई टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये बड़ा जुल्म होगा। ये मैं हैरान हूँ कि ये पॉलिसीज कैसे बन रही हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा डबल जिबर्टी है। मैं आपको सिर्फ एक एनर्जी पॉलिसी है उसके का बताता हूँ कि एक तरफ आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आपका $18 बिलियन से ऊपर उस पे आपका खर्चा आ रहा है। ये टोटल जो आपका पेट्रोलियम सेक्टर है, अच्छा वो 26% के राउंड आपकी टोटल इंपोर्ट्स में वो बिल है। अब उसी में से उठा के आपने बेसिकली अपनी जो पावर प्रोडक्शन करनी है, अब वो आपका शेयर अराउंड 49, 48, 50% तक है। और अनफॉर्चुनेटली एक्चुअल प्रोडक्शन अलग चीज़ है, आपकी कैपेसिटी चार्जेस आपको फुल कैपेसिटी के हिसाब से उनको पेमेंट करनी है। अब वो आपकी फुल कैपेसिटी इस वक्त बन रही है 4500 के करीब, 45,000 मेगावाट के करीब। तो मैं ये कह रहा हूँ फिर सारे आ जाएंगे। इसका एक पहलू बताता हूँ कि अगेन एक और उसके अंदर अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक तरफ आपने जब इनफ्लोज आएंगे तो वहाँ डॉलर में आप पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा जब इन्होंने जाना है 1994 की जो पॉलिसी थी उसमें था ये कि आपने गारंटी किया कि डॉलर में आप रिटर्न करेंगे आईपीपीज को। अच्छा वो फिर डॉलर में बाहर लेके जाएंगे या जिधर भी लेके जाएंगे तो आपके ऊपर करेंसी के ऊपर प्रेशर, मैं कहता हूँ 100 रुपया यानी 1/3 आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग हो सकती है अगर आप ये मेजर्स ले लें। आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। वैसे चलें राठौर साहब आपके पास आएंगे। सर ये क्लाइमेट की भी बात हो रही है, आपको मालूम है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ का प्रेसिडेंट जो है ऑल पावरफुल मैन, हर दफ़ा जो है ना एक स्टेटमेंट में 2-2 चीज़ें कह देता है। तो वो पेरिस प्रोटोकॉल से निकल गया, ये दूसरी दफ़ा WHO से भी निकल गया। अब बात यह है कि वो क्लाइमेट से निकलने के बाद ज़ाहिर है क्लाइमेट तो वहाँ पे भी इफ़ेक्ट करता है, हर जगह इफ़ेक्ट कर रहा है। और उसके नतीजे में हुआ ये है कि हमारे जैसे मुल्क जो है ना, जो यानी प्रायोरिटी वाइज हमने क्लाइमेट को आगे लेके आए, वो भी ज़ाहिर फंडिंग ही नहीं हो रही। तो अब वो फंडिंग एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम $1.3 ट्रिलियन की ज़रूरत है पर एनम बाय 2030। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका मुल्क जो है, आपके मुल्क से मुराद जहाँ आप रह रहे हैं अमेरिका, वैसे तो आपका मुल्क पाकिस्तान, तो बात ये है कि वो अगर निकल गया है तो फिर वहाँ पे लोगों का कोई एहतजाज होता है क्लाइमेट से रिलेटेड, क्योंकि वो तो इफ़ेक्ट हर जगह पे कर रहा है। वहाँ पे मुझे याद है कैलिफोर्निया में सैलाब आए हुए थे और बारिशें हो रही थी, वहाँ पे भी लोग मर जाते हैं।
तो इकानमी भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इफेक्ट होती है। जी, ये क्लाइमेट्स का इशू अमेरिका में भी बड़ा इशू है और इसमें भी वहाँ दो राय हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो सीरियस हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप आपको पता है कि यूनिक है और वो अपनी मर्जी की बातें करता है, तो ज़रूरी नहीं कि उससे एग्री हूँ। वो अभी 2 साल के लिए है, जब तक वो है उसको सहना पड़ेगा जिस तरह भी जो कुछ करता है। ये 2-2.5 साल में भी बहुत कुछ कर जाएगा। अल्लाह ना करे कि वो मिडिल ईस्ट वार जो शुरू हुई है, अल्लाह करे इससे जान छूटे ताकि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, कोई ऑयल प्राइसेस नीचे आए। मुझसे किसी अमेरिकन एंकर ने पूछा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहा है तो आपका क्या ओपिनियन है, तो मैंने कहा बुल इज एंटरिंग इन अ चाइना शॉप। तो अब वो साबित हो गया। तो कमिंग बैक टू पाकिस्तान, देखें जी, बुनियादी बात जो है पाकिस्तान की इकानमी या माशियत, उसका बैकबोन है नंबर 1 एग्रीकल्चर। यस, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है। दूसरा है इंडस्ट्री, बिल्कुल, और तीसरा है ये आपका जो सेल्स और सर्विसेज। सेल्स और सर्विसेज भी तब चलते हैं कि आपकी जो एग्रीकल्चर है वो स्ट्रांग हो, और फिर आपकी जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रांग हो। अब इंडस्ट्री क्यों नहीं है, एक वजह तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि बाहर से इन्वेस्टर आकर यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ का इन्वेस्टर भी बाहर चला गया। हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा जी कि 100 बिलियन जो है वो बाहर गया। तो अब अगर मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, पोलराइजेशन ज़्यादा हो, मुल्क के अंदर जो है जो भी सारे फैक्टर्स हैं, अदारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारे सेगमेंट, उनके अंदर कन्फ्रंटेशन हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर माहौल ऐसा नहीं बन पाता कि आपका मुल्क आगे की तरफ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़े ड्रास्टिक, फिर मैं कहूँगा कि डिसीजन बड़े लेवल पे लेने की ज़रूरत है, और उनको इस चीज़ को समझना होगा। मेरा ख्याल है उनको इस ग्रेविटी का पता नहीं है कि जिस तेज़ी से हम रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिकली, मॉरली, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, हर लिहाज से हम बहुत तेज़ी से रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और इसको कंट्रोल करना हम्बलनेस आई, मतलब डिसएग्री टू एग्री बात ये है कि वो कहते हैं कि मैं इस बात से थोड़ा सा मुझे रिजर्वेशन है, इनको सब पता है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं इनको शायद नहीं पता ग्रेविटी है, इनको सब पता है, ये आपसे ज्यादा सियाने हैं। नहीं, अगर पता है तो पता है तो उनको तो करते क्यों नहीं है? मुल्क के लोगों से ये असल से असल क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम ये होता है कि हम 3 बैठे ना, जब हमारे सामने सिर्फ मुल्क होगा और अवाम होंगे, हमारी सोच और होगी। जब हमारे सामने सिर्फ अपना इंटरेस्ट होगा, अपनी फैमिलीज का इंटरेस्ट होगा, अपनी पार्टीज का इंटरेस्ट होगा, अपने प्रोटोकॉल का इंटरेस्ट होगा, तो फिर हमारी सोच डिफरेंट होगी। ये बात आपने कोई मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट कर दी है। चलें इस पे बात करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो बजट आ रहा है ना, इसमें हम प्रायोरिटाइज हमें किस सेक्टर को करना चाहिए, और आपका चूँकि इसमें एनर्जी में बहुत काम है, आपको मालूम है कि ये सोलर पैनल पे भी टैक्स शायद जो आ रहा है अभी तक की रिपोर्ट, ये तो अभी आएगा, बजट आएगा तो पता चलेगा 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो वो कहते हैं सोलर पैनल भी महंगे हो रहे हैं, ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उस पर भी कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है, डॉक्टर अख्तर शाह साहब कह रहे थे कि ये 94 की जो पावर पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको जो उनको प्रॉफिट देना है या जो भी उनकी पेमेंट्स करनी है वो डॉलर्स में करनी है आईपीपीज़ को। तो फिर ये सारी सिचुएशन तो ये बताती है कि आप अल्टरनेट एनर्जी को डिस्करेज कर रहे हैं, और आपके पास ट्रांसमिशन लाइंस का इशू है। 30,000 मेगावाट से ज़्यादा आपको मालूम है कि हम ट्रांसमिट ही नहीं कर सकते। हमने लगाए हुए हैं 45,000 के फैसिलिटी ली हुई है, 26,000 और आ रही हैं, सुना है कोई वायदे किए हुए आईपीपी। तो आपको कैसा मंजरनामा लगता है, कैसे इस मसले को हल करेंगे? देखिए, बात यह है कि आपने 30,000 का, सिर्फ 22,000 मेगावाट जो है वो ट्रांसमिशन लाइन हमारी ट्रांसमिट कर रही है, और हमारी रिक्वायरमेंट ठीक है 28-29,000 तक चली जाती है, लेकिन इन्होंने 46,000 मेगावाट्स के पावर प्लांट्स लगा दिए हैं। ज्यादातर जो है इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर है, जिसके फ्यूल को इम्पोर्ट करने का पैसा नहीं है। आपका रुपया 3-4 गुना डिवैल्यू हो चुका है पिछले चंद सालों में, जिसकी वजह से आपका जो टैरिफ है वो इस वक्त रीजनल कंट्रीज के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से 4 गुना 400% ज्यादा है टैरिफ आपका। इस ऐसे टैरिफ के साथ कौन सी इंडस्ट्री जो डेवलप कर सकती है? तो सीपेक के साथ जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, इसी की डेवलप नहीं हो सके। आपकी कौन सी इंडस्ट्री आएगी जो इतने महंगे टैरिफ पर काम करेगी? तो ये सारी रॉन्ग प्लानिंग के अलावा इसमें बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट शामिल है।
नेपरा जो कि जिसका काम है ये देखना कि कितने जनरेशन लाइसेंस इशू करने हैं, उसने जनरेशन लाइसेंस कैसे इशू कर दिए 46,000 मेगावाट के जरिए, और जो आप 26,000 बता रहे हैं वो उसके अलावा इनमें से बहुत सारे जो हैं वैस लगारी साहब ने मुझे बताया कि मैंने कैंसिल किए हैं जो इन्होंने लाइसेंस इशू कर दिए थे, और उस पर कि जब आपके मुल्क में इतनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है जिसकी वजह से आपको सर्कुलर डेट इतना ज्यादा देना पड़ रहा है कि वो दिवालिया हो गया ऑलमोस्ट, तो आप फिर और दिए जा रहे हैं और आप जो है वो जनरेशन लाइसेंस इशू कर रहे हैं। तो नेपरा इसमें है, इसमें प्लानिंग कमीशन का एनर्जी विंग है, इसमें एनटीडीसी है, इसमें सीपीपीएजी है, इसमें पीपीआई पीपी क्या है ये प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड पीपीआई भी शामिल है, उन्होंने भी देखना होता है ये सारी चीजें। तो क्यों आप लोगों ने इतना जो है इस मुल्क के अवाम को गरीब किया, इसकी इंडस्ट्री को बंद किया, लाखों लोगों को बेरोजगार किया। अभी देखें जो आपने पूछा है कि इसमें क्या होना चाहिए, इस बजट में 3 सेक्टर्स हैं बड़े, एग्रीकल्चर जिसमें लाइफ स्टॉक उसके साथ शामिल कर लें, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक, अभी ईद गई है, एक जमींदार जो है वो जो बैल लेकर आया था 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का एक बैल उसने बेचा है, और वो 100 बैल लेकर आया था मार्केट्स में, ठीक है, एक पाई उसके ऊपर टैक्स नहीं था, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमा करके, अरबों खरबों रुपए की तिजारत हुई है जानवरों की, उनके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है। 5-5 हजार जानवरों के, बड़े जानवरों के फार्म्स हैं, तो 1 पैसा टैक्स नहीं देते। दूसरी तरफ एक मोटरसाइकिल वाला है, वो 2 लीटर पेट्रोल डालता है, 2 लीटर के ऊपर उससे 400 रुपए टैक्स लिया जाता है। अब पता है 98 रुपीज के लेवी और टैक्सेस हैं मिलाकर 1 लीटर पर, आप उससे 400 रुपए रोज लेते हैं, 12,000 रुपए महीना वो टैक्स देता है एक मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी। ठीक, और जो ये अरबों रुपए कमाते हैं जमींदार 1 पैसा टैक्स नहीं देते। प्लस रियल एस्टेट सेक्टर, कोई इनके ऊपर टैक्स नहीं है, सारे झूठे फिगर्स हैं, डीसी रेट कुछ है और जो असली रेट है वो उससे 10-20 गुना ज्यादा है। रिटेलर्स, एक मोटरसाइकिल वाला जो 12,000 रुपए टैक्स देता है सिर्फ पेट्रोल पर, बाकी चीजों पर अलग है, जो 18% आपने जीएसटी हर एक पर लगाया था चीज को वो अलग देता है, वो 12,000 रुपए मोटरसाइकिल वाला देता है पेट्रोल पर टैक्स। और जो रिटेलर है जो लाखों रुपए महीना कमाता है, शॉपकीपर। लेकिन डॉक्टर साहब असल में बात ये करनी थी कि ये जो सोलर पैनल को टैक्स करने जा रहे हैं या ईवीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इससे तो बड़ी डिस्करेजमेंट होगी। ये जो हमने एक ग्रीन एनर्जी और उस तरफ क्लाइमेट का भी हमारा मसला है, आपको मालूम है कि वो जो इसकी चक्कर में हमने कर्जा ले ली है उसका IMF से क्लाइमेट रिलेटेड, तो उससे 2.5 रुपए पर लीटर तो हम वो वसूल करना शुरू हो गए। इसी पे मैं बिल्कुल जी, इसका ऐसा है कि ये जब मैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड में था डायरेक्टर जनरल, तो ये 36% टैक्स लगा दिया गया था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस मिलाकर ना सोलर पर। सही। तो ये मैंने जाके फिर प्राइम मिनिस्टर से जाके पूरा हम लोग लेके गए थे और उसको खत्म करवाया था। नवाज शरीफ साहब भी थे उस वक्त, उन्होंने खत्म किया था, और बार लगा देते हैं और फिर हम उसको खत्म करवाते थे जाकर। सही। फिर वही लॉबी, अब तो ये है कि आप देखेंगे और इन्होंने काम जो किया है कि जो नेट मीटरिंग के रूल्स हमने बनवाए थे नेपरा से, उसको खत्म करके फिर ये वो नेट बिलिंग पर ले आए, जिसकी वजह से जो है आप जो खरीदते वो एक अलहदा पॉलिसी है जिसको बड़ी तनकीद है। चले आपके पास आते हैं, राठौर साहब कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा देखें, ग्रीन एनर्जी और पोल्यूशन की आपने बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप की कि वो निकल क्लाइमेट रिलेटेड, हाँ क्लाइमेट रिलेटेड, लेकिन अमेरिका के अंदर की क्या सूरत हाल है? अमेरिका के अंदर हर तरफ समुंदर है और बेतहाशा जंगलात हैं, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पॉलिसीज देखें। मैंने अपने घर के ऊपर सोलर लगवाया कोई 1 लाख का, ठीक, $1 लाख का, जिसमें से मुझे सिर्फ $20,000 देना पड़े, बाकी सारा स्टेट ने और फेडरल ने दिया कि भाई आप ये सोलर लगाएं। अच्छा, इसी आपको $20,000 देने पड़े, बाकी 80,000 गवर्नमेंट ने दिया, जस्ट टू प्रमोट दिस। हाँ, और फिर उन्होंने गाड़ियां जो है बड़ी हैवी गाड़ियां जो है क्या कहते हैं हमर, हाँ, तो हमर को $1,20,000 की गाड़ी है। ओके, तो वो हमने खरीदी, तो वो हाइब्रिड है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर ये गाड़ी आप खरीदेंगे, चूंकि ये हाइब्रिड नहीं, वो है इलेक्ट्रिक है, तो हम उसके ऊपर आपको 30,000 देंगे। तो उन्होंने 30,000 का चेक हमें भेजा। ओके, तो आप इससे ये देखें ना गवर्नमेंट अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है, और हमें हमारे जैसे मुल्कों को ज्यादा जरूरत है इसकी। और हमारे घर में जो है वो लगा है, लेकिन हमारे यहाँ तो आपको मालूम है ना, बाबा आदम ही निराला है, सारी टेस्ला और सारी गाड़ियां घर पे चार्ज होती हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, वो क्या कहते हैं कि कंट्रडिक्शंस कितनी है हमारे यहाँ, यानी बजाय इसके इनकरेज करने के वो डिस्करेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोलर के ऊपर यही हम कह रहे हैं, हाईलाइट इसीलिए कर रहे हैं सूरज के ऊपर डिस्करेज ना किया जाए। हाँ, अब हो सकता है हमारा मकसद ही यही है कि इसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए।
क्यों डॉक्टर साहब, वो क्या कहते हैं, गरीब शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। बात ये है कि ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो अफरात ज़र है, ये रोज़ बरोज़, और हम बड़ा रिलीफ आया था, लेकिन अब आज की रिपोर्ट ये है, कल की रिपोर्ट ये है कि 22 महीने पहले का इन्फ्लेशन फिर आ गया है, यानी जो हाई इन्फ्लेशन चल रहा था अब आप 11.7% पे तो CPI चला गया। अब ये बताएं कि इस दौर में जब और ज़्यादा आप टैक्सेस लगाएंगे, आप 15 मतलब 1000 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू टारगेट रख रहे हैं, कर्ज़े और ले रहे हैं, सर्कुलर डेट में फंसे हुए हैं, ये ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। अब ये इस सिचुएशन में मुझे बताएं कि ये इन्फ्लेशन हमें कहाँ ले जाएगा? गुर्बत ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मज़ीद बढ़ जाएगी, ये जो अमीर गरीब का फ़र्क है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या आपका ख्याल है कि कैसे इसको टैकल कैसे किया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करेंगे? देखें जी, आपका क्योंकि बेसिकली इन्फ्लेशन आपका एक होता है डिमांड बेस्ड है, और दूसरा अगर देखें तो हमारा तो इम्पोर्टेड है ना जी, हाँ, कास्ट है, क्योंकि बाहर से आयल आ रहे हैं, हमारे प्राइस जो तो, रुपए की वैल्यू है वो बहुत कम है, डॉलर में आप आयल लेते हैं, हर चीज महंगी है, ऊपर से आपने जो FBR का शार्ट फॉल है वो भी आपने लेवीज की शक्ल में डाल दी है। एग्जैक्टली। अब अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन ये समझें कि वो सरदार वाली बात है कि वो, सॉरी विद ड्यू अपॉलजीज, फोरम पे बात नहीं करनी चाहिए। एनीहाउ बात यह है कि हमें एक बहाना चाहिए, ठीक है, बर्डन शिफ्ट करने के लिए। अभी ये है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि आपकी जो बास्केट है उसमें तकरीबन 70% इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये एज पर जहाँ से हमने इस पे पेपर किया था, तो वो उस लिहाज से आपका मैक्सिमम बर्डन द मोमेंट वहाँ पे आपकी करेंसी या इंपोर्ट्स पे कोई इंटरनेशनल मार्केट में इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, वो आपकी इकानमी पे डायरेक्ट ट्रांसलेट हो जाएगा। अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आपकी प्राइसेस और बढ़नी है। हाल दो के 6 महीने के अंदर कोई प्रेडिक्शन थी, पाइड में इन्होंने डॉक्टर सती वगैरह ने पेपर किया था, तो उसमें 13.5 का कहा गया था कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ेगी। ठीक है, 11 के टारगेट को आप क्रॉस कर गए हैं, तो इट मे टेक सम टाइम कि आप 13 से भी ऊपर चले जाएंगे। 11.7 का मतलब ये है कि आप 12 पे पहुंचने वाले हैं। जी एग्जैक्टली। तो उस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आपके द मोमेंट आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर अगर वो प्राइसेस ऊपर गई, तो वो आपको नंबर 1 तो एडेबल, अगर बहुत सारी चीज़ें देखें तो आपकी बास्केट में 15% के करीब तो आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन उधर आ जाएगा। राइट। फिर आपका 26% तो डायरेक्ट पेट्रोलियम सेक्टर से आ जाएगा। अब इस लिहाज से देखा जाए तो वो आपकी इकोनॉमी के अंदर ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, और उसका शॉर्ट रन में हो रहा है। मजे की अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि, लेकिन हम दूसरी साइड पे जो है ना देखें, आपको ऑलमोस्ट 400 बिलियन का जो है ना फ़ायदा हो गया इस बात का कि आपने यानी नहीं सॉरी $4 बिलियन का फ़ायदा ऑयल में फ़ायदा हो गया, क्योंकि आप सोलर पे चले गए, आप जो है EVs पे आ गए, तो आपका जो इम्पोर्ट बिल था उसमें $4 बिलियन का फ़र्क पड़ा है। आप उसको डिस्करेज करने जा रहे हैं, इसका मतलब है दोबारा आप जो है ना उस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि आपका इम्पोर्टेड कास्ट पुश इन्फ्लेशन। देखें आपकी इस वक्त 3000 से ज़्यादा मेगावाट तो बेसिकली प्राइवेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है। बिल्कुल ठीक। लोग आपको वहाँ से रिलीफ दे रहे हैं डायरेक्ट शॉर्ट रन में, लेकिन आपने सोलर के ऊपर टैक्स लगा के पहली नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग। हमारा भाई अमेरिका से आए हुए जावेद राठौर साहब वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे सोलर इन्होंने लगाया तो वो 80% जो है ना वो गवर्नमेंट दे रही थी। इसी तरीके से वो हाइब्रिड गाड़ी या उसमें इलेक्ट्रिक पे आए तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको वो कर रही थी। तो ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। सोलर इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करेंगे? अभी पॉलिसी रेट बढ़ा देंगे। मैं हैरान हूँ कि या तो वो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट को देख ही नहीं रहे। बिल्कुल ठीक। मतलब कि अगर आपको समझ आ जाए जो मैंने पहले गुजारिश की थी कि वहाँ से आपकी इंपोर्ट्स आई, इंपोर्ट्स के ऊपर आपने डॉलर में पेमेंट की, फिर इंपोर्ट्स को आपने फर्नेस मल्टीपल उसमें यूज किया, अगेन आपके तो आप उसको उधर से ही खत्म करें। शायद तो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि ये वाला जो आप ऑयल की बुनियाद पे ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप एक साइड पे डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों राठौर साहब? आप एक और गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर और साइड पे भी एडिबल ऑयल्स और बहुत सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे 15% 14% आपका
का बिल जा रहा है, फूड सिक्योरिटी का भी, फूड सिक्योरिटी का। तो उसमें अगर आपका ये सारा हिली एरिया जो है, हिली टेरेन, कश्मीर, हज़ारा और ये बेल्ट जो है, ये इधर पीछे पठवार के पीछे का इलाका, वहाँ पे आपकी टी प्लांटेशन सही, और वो जो है वो फिजिबल है, अगर गवर्नमेंट वो कर सकते हैं, तो वो आपके अराउंड $800 मिलियन वहाँ से आपकी सेविंग हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी, तो ये वाली तो पॉलिसी चलती नहीं है। क्यों राठौर साहब, ये आयल के बात चल रही है, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं। देखिए ये जो आयल वाला मसला है ना, जो एडिबल आयल है, वो तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतना हो सकता है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे यहाँ जो जंगली जैतून है, इसके ऊपर जैतून का अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेंड आ चुका है, बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी और चीजें हैं, हम ज़ाफ़रान उगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं, लेकिन असल मसला पता क्या, असल मसला ये है कि आप एक दरख्त उगाना है ना आपने, तो अगर दरख्त की जड़ों में पानी देंगे ना तो वो दरख्त उगेगा, बिल्कुल। अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो उससे तो दरख्त नहीं होगा। नहीं, हमने बात करी थी क्रूड ऑयल की, ये तो एडिबल ऑयल की बात। क्रूड ऑयल का ये है कि वेनेजुएला पे अमेरिका सरकार ने तकरीबन कब्जा कर लिया है, तकरीबन, और ईरान पे भी कब्जा करने वाले थे, अभी तो झगड़ा चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज डिस्टर्ब हुई है। ये बताएं कि ये जो ऑयल का वहाँ पे क्या सिचुएशन है? सुना है अमेरिका में बहुत महंगा हो गया है अमेरिका में। जो देखिए, जब मैं अमेरिका गया था कोई 28 साल पहले, तो उस वक्त वहाँ $2 या $1.5 था। अभी जो है एवरेज $3.5 है। अभी जो वार के दौरान गया है $4 तक, लेकिन पिछले 28 साल में कोई $1 बढ़ा है। राइट। और यही सूरत हाल दूध की है कि वो तकरीबन $1 बढ़ा है 4 गैलन के ऊपर, 4 लीटर का गैलन होता है उसके ऊपर। वहाँ कंसिस्टेंसी है प्राइसेस में, इन्फ्लेशन है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उस पे भी बड़ा शोर मचा हुआ है। लेकिन वहाँ पे देखे ना, लोगों की इनकम भी है, वहाँ एक वहाँ डिफरेंट है ना जी। बिल्कुल, लोगों की इनकम भी, ये बात सही है। क्यों आम आदमी जो है वो रोज का जो एक बंदे $15 लेता है कम से कम, तो $150 दिन के, तो वो कुछ भी कर सकता है, पूरे हफ्ते का खरीद सकता है। लेकिन यहाँ तो 1000 मजदूर लेने वाला नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे डिफरेंट है। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, डॉक्टर बिशारा साहब, ये बताएं कि ये जो अफरात ज़र है और ये हमें किधर ले जाएगा? हमारी गुर्बत तो और बढ़ जाएगी। आपको कोई इसका हल नजर आता है या इसे ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए जी, अगर जंग जल्दी खत्म होती है, ईरान के साथ चल रही है, फिर बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। देखिए इन्होंने आखिर में तो माननी है। ठीक, बात यह है कि इस वक्त इनकी जिद है और ये अड़े हुए हैं। तो ख्याल है कि अमेरिका आसानी से जो है इनको छोड़कर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये बिल्कुल अड़े रहे अपनी डिमांड्स के ऊपर, तो उसने फिर बमबारी करनी है। इस वजह से इसराइल भी तैयार है। तो जब ये वो जो नई रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जल्दी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मुआहदा हो जाएगा। गैस पाइपलाइन आ चुकी है आपकी सरहद तक, वो जो है उससे आपको डायरेक्टली गैस मिलेगी, आपको डायरेक्टली ऑयल मिलेगा ईरान से। उसके अलावा बार्टर ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, तो बहुत फायदा यहाँ होगा। उसके अलावा चलो लेट्स होप कि कोई मसला हल हो और हमारी आईपी गैस पाइपलाइन भी हो जाए। राठौर साहब, एक दफा फिर आपके पास, यहाँ अंदरूनी मसले मसाइल पे मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ था। अंदरूनी मसले मसाइल में हमारा सबसे बड़ा तो दहशतगर्दी है, लेकिन उसके अलावा जो आप पहले भी बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल डिसकंटेंटमेंट भी होती है, लोगों के जेन्युइन मसले मसाइल भी हैं, ह्यूमन राइट्स के भी इश्यूज़ हैं। ये बताएं कि आपका कश्मीर से ताल्लुक़ है, वहाँ पे एक अवामी एक्शन कमेटी है, वो बड़े अरसे से एक्टिव है और अभी फिर एक्टिव हुई है, अभी फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या सिचुएशन है? वो कहते हैं कि ये मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करें। आपका आइडिया कुछ और है, वो ज़रा बताइएगा कि आप किसी और चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, महाजरीन की सीटें ख़त्म करने का उनका जो मुतालबा है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल जायज़ है। ठीक, जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं जम्मू कश्मीर के महाजर होकर, वो ऑलमोस्ट 80 साल से यहाँ हैं, उनकी दूसरी जनरेशन है। वो यहाँ वोट भी देते हैं, इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करते हैं, बिजनेस भी यहाँ करते हैं। तो अब उनको आज़ाद कश्मीर में नुमाइंदगी की क्या ज़रूरत है? एक बंदा कोयटा रहता है या बलूचिस्तान रहता है या लाहौर रहता है, इधर तो पिछले 75 साल से लोग रह रहे हैं, अभी भी MQM कायम है, दायम है। और उसकी तो नहीं, महाजर नहीं कहना चाहिए ना उनको, मतलब पाकिस्तानी कहना चाहिए लोगों को। महाजर का नाम इस्तेमाल करते हैं बेनिफिट्स लेने के लिए, और उसका नुकसान ये है कि देखिए, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, PhD हैं, मास्टर्स हैं, वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। और वो जब जाते हैं सेक्रेटेरिएट में तो देखते हैं कि एक शख्स जो कल रक्षा चला रहा था, रक्षा चलाना बुरी बात नहीं, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ है, दस्तखत भी नहीं कर सकता, वो उनका वजीर है।
वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, तो फिर लोगों के अंदर तो एक बदगुमानी तो पैदा होगी, तो वो बदगुमानी क्या? आप जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात करते हैं, कश्मीरी तो बहुत ज्यादा ओवरसीज में 15 लाख से ज्यादा ओवरसीज कश्मीरीज हैं, तो वहाँ की सीटें होनी चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दें, चूंकि वो यहाँ आकर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी ले आएंगे वहाँ पे, जाहिर है वो भी करेंगे। आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग है, वैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। आप जो बात कर रहे हैं वैसे वो मतलब चले पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपका आइडिया बहुत खूबसूरत है। पॉलिसी मेकर्स जब अनफॉर्चुनेटली मुल्क को सामने रख के पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर गलती नहीं होगी, लेकिन अपने मफादात। मैं आपको साल पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि महाजरीन की सीटें खत्म हो चुकी, इनका नुकसान होगा। सही। तो वहाँ उस वक्त मुस्लिम लीग के जो लीडर मुझे मिले तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, गले लगे कि बहुत अच्छा है जी, ये ब्लैकमेलर हैं, हमारी हुकूमतें तब्दील करते हैं। अभी वो कह रहे हैं नहीं, ये सीटें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर पाकिस्तान से हुकूमत जो है नून की है, वो 12 सीटें तोहफे में देंगे बतौर राना सनाउल्लाह साहब के, उन्होंने कहा कि हम तोहफे में देंगे, तो उनकी हुकूमत बन जाएगी, इसलिए उनको सूट करता है। लेकिन असल आइडिया जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी की रिप्रेजेंटेशन है और वहाँ से सीटें होनी चाहिए, वो बड़ा खूबसूरत है। मेरा ख्याल है कि हमारे कश्मीरी भाई जो है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैं और हर मेन कैपिटल में बैठे हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो जो आपका आइडिया है बहुत खूबसूरत है, उसको ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर वो करते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, खुशहाली भी आएगी। आई एम सॉरी आपकी बात रह जाएगी। एक चीज और मैंने कही अभी पिछले हफ्ते जी, मैंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान में हुकूमत और होती है, वहाँ हुकूमत और होती है, फेडरल हुकूमत मैनिपुलेशन करती है, प्री पोल रिगिंग होती है, लिहाजा इसका हाल ही है कि इलेक्शंस पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के एक डेट पे, ये तो बिलावल ने भी वो कर दिया, बिलावल की डिमांड एक जैसी हो गई है। थैंक यू वेरी मच। मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर बशारत हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत टाइम दिया। नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पे तो बजट को और इकानमी को डिस्कस कर रहे थे, और उसके साथ साथ हम ये भी देखना चाह रहे थे कि यहाँ के इंटरनल डायनामिक्स जो हैं वो यानी दहशतगर्दी से रिलेटेड हों या AJK और GB से रिलेटेड हों, वो भी हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा इंटरनली डिस्टर्बेंस होने की वजह से यहाँ पे इकानमी बेहतर नहीं हो पाती, और अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब रहती हैं। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुशहाल हूँ। हसन बेग को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।